ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूं। लेट्स से वी हैव अ बीकर और उसके अंदर कोई हमारे पास वोलाटाइल सॉल्वेंट है। क्या है गाइस? वोलाटाइल सॉल्वेंट। इसके पार्टिकल्स में कुछ इस तरीके से बना लेता हूं ऊपर। अभी इसके अंदर हम एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल रहे हैं या तो फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो डिसोशिएट एज वेल एज एसोसिएट कर सकता है, जैसे NaCl पानी में डालो तो Na+Cl-। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कुछ नहीं करता, ना एसोसिएट होता है ना डिसोशिएट। सेफर साइड का गेम खेलेंगे हम लोग। सो व्हेन वी ऐड दिस, तो कुछ सरफेस जो है नॉन वोलेटाइल सल्यूट ब्लॉक कर देगा, इजंट इट? क्लियर? तो पहले जो वेपर्स बन रहे थे, क्या अब उसी स्पीड से वेपर बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे। अब रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो बताइए, वेपर प्रेशर इज गोना इंक्रीज ना कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, अब वेपर्स जल्दी बन नहीं रहे तो और हीट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बॉइल दिस लिक्विड। समझ आ रहा है? वी हैव टू बॉइल दिस, राइट? अगर बॉइल करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिप्रेस हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपने को डिस्कस करनी है। तो बताइए, क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? अगर आपने हाँ बोला है तो सो सॉरी, गलत हो। अगर आपने ना बोला है तो वेरी गुड। वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? द चेंज हैज टू बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन सल्यूट particles only, right? Depends on number of solute particles only and not the nature. बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? हाँ, राउल्स ने बहुत ही सेफर गेम खेला, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसने लिया था। और दूसरा, उसने हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन लिया। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब सोल्यूट जो है बहुत कम क्वांटिटी में उसने लिया। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद में हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए, तो अब बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। चलो इसको ऐसे समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ बीकर और उसके अंदर हमारे पास है वोलाटाइल सॉल्वेंट। क्लियर? वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पे इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से है। तो लेट्स से दिस इज A। तो हम इसको ले लेते हैं। इसका प्रेशर क्या हो जाएगा गाइस? P0A। दूसरा हम ले लेते हैं एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट। याद करिए, राउल्स लॉ में क्या लिया था? दोनों भी वोलाटाइल थे। यहाँ पे एक वोलाटाइल है, दूसरा नॉन वोलाटाइल है। तो उसके नॉन वोलाटाइल के पार्टिकल्स को मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक ऑफ दिस। ऑलराइट, अभी इसको हम अगर मिक्स कर देते हैं तो देखो, कुछ सरफेस पे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे वोलेटाइल, कुछ नॉन वोलेटाइल होंगे, इजंट इट? ये हो गया हमारा क्या? सॉल्यूशन। दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लेट्स से B। तो इसका प्रेशर क्या होगा? P0B। बट सिंस दिस इज नॉन वोलेटाइल तो वेपर्स बनेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है? PS। अब मुझे बताइए, सॉल्यूशन का प्रेशर A के ऊपर डिपेंड करेगा कि B के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ A के ऊपर ना, क्योंकि ये तो कोई प्रेशर दे ही नहीं रहा है। सो PS इज डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। आई बात समझ में? बढ़िया। तो PS इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? P0A इंटू X से लिख सकते हैं ना? याद करो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में लिखा था PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA क्या था? P0A XA। PB क्या था? P0B XB। बट वो गायब क्यों हो गया? क्योंकि P0B क्या है? 0। तो आगे वाला टर्म गायब हो गया, जो कि राउल्स लॉ में था। बढ़िया।
अभी यहाँ पे अब बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। मुझे बताइए ये वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इज मोर कि सॉल्यूशन का इट इज मोर? इसका वेपर प्रेशर इज हायर, इसका वेपर प्रेशर इज लोअर, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू, ये हायर है ना, तो P नॉट A माइनस पी एस। राइट, पी एस के बदले क्या लिख सकते हैं? P नॉट A इंटू एक्स ए। क्या कॉमन आ गया? P नॉट A कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए के बदले क्या लिख सकते हैं गाइस? एक्स भी लिख सकते हैं ना, राइट? तो ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी, ऐसा लिख सकता है। नाउ याद करिए मैंने क्या बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डन। अभी इसके ऊपर एक और चीज आ सकती है, यहीं पे लिख देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कुछ नहीं है, आप इस इक्वेशन को लिखो, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स बी। P नॉट A को नीचे लेके आ जाओ, तो यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, सर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ क्यों रहे हैं? टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल अननोन सॉल्यूट। कई बार सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो अननोन होता है, तो इसके हेल्प से हम उसका मोलार मास निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स राइट दिस इक्वेशन देयर, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स बी। बट सर इस इक्वेशन में तो मोलार मास ही नहीं है, तो देखो मोलार मास छुपा हुआ है कहां पे? एक्स बी के अंदर। तो बताइए एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा? NB अपॉन Na प्लस NB। अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, NB अपॉन Na, मैंने किसको गायब कर दिया? NB को गायब कर दिया, क्योंकि NB इज वेरी वेरी लेस देन Na। मैंने क्या बोला था? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है। ऑलराइट, नाउ अभी इसको एक्सपांड करते हैं। चलिए बताइए, तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू P नॉट A। NB को कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो WB अपॉन MB। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अभी हमें किस में इंटरेस्ट है? मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट का सिंबल B होता है, तो मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। MB को उधर ले लेते हैं, MB इज इक्वल्स टू P नॉट A अपॉन डेल्टा P, WB MA अपॉन WA। क्लियर? तो न्यूमेरिकल अगर इसके ऊपर आएगा गाइस, तो ये फॉर्मूला मत रट के जाओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड। ए बी एक ए नीचे एक ए ऊपर गलत हो गया तो गया। आप क्या करो, आप ये वाले फॉर्मूला को याद करो, सिंपल है। तो ये फॉर्मूला से कुछ ही सेकेंड्स में इसको डिराइव कर लो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। कॉपी कर लो इसको। सो लेट्स टॉक अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगेन देखो, मैं क्या करता हूं, दो बीकर बनाता हूं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वोलेटाइल सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं गाइस? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका सिंबल क्या रखते हैं? A रखते हैं, इसका क्या रखते हैं? B। ठीक है, चलो कोई वैसे ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इसका सिर्फ पार्टिकल्स में ऐसे बना लेता हूं, इसके कुछ इस तरीके से। इसको जब मिक्स करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो कि वोलेटाइल है, कुछ नॉन वोलेटाइल है। क्लियर? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चल, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो ये तो फटाफट फटाफट उड़ रहा है, जल्दी बॉईल हो जाएगा। बट क्या ये जल्दी बॉईल होगा? नहीं। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर? इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर एंड बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज लोअर। तो बताइए, डेल्टा TB विल बी इक्वल टू क्या माइनस क्या? वो हायर है ना, तो TB माइनस TB नॉट। बच्चे तो भी इसमें गड़बड़ करके आते हैं, TB नॉट को पहले लिख देते। तो देखो, इसको सिंपल ऐसे याद रखो। अगर किसी ने पूछा आपको, हे क्या आपको TB है, तो आप क्या बोलो? TB नॉट, राइट? तो पहले TB है, नो TB नॉट,
ऐसे याद रखना, ओके। बड़ी फनी चीज है बट याद रहता है। आगे ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा टीबी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के बी। केबी को क्या बोलते हैं, बोलो केबी को क्या बोलते हैं, केबी इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। कुछ लोगों ने मन ही मन में एक और नाम बोला होगा, क्या, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बड़ा ही अजीब नाम है बट है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ना मुझे बताइए केबी का यूनिट क्या होगा, यहां पर क्या है केल्विन, नीचे मोलालिटी का यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो मोल्स यहां पे और ऊपर केजी, केल्विन केजी पर मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस है। और क्या आने के चांसेस है सर, केबी का डेफिनेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, टेल मी। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। सपोज इफ m इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी। अब देखो इसका मैं डेफिनेशन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। केबी क्या है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मैं फिलहाल केबी ही इसको प्रोनाउंस करता हूं। केबी इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी इज 1। सिंपल। अभी मोलालिटी 1 का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है और केजी भी 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, Kb is elevation in boiling point when 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent. चलो रिपीट करते हैं, when 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent. तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। ऑलराइट, अब जो मकसद क्या है, मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज बी। कैसे निकालेंगे गाइस, ये फॉर्मूला लिखते हो यहाँ पे, अगर आप डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। बताओ मोलार मास किस में छुपा हुआ है, इस एम में छुपा हुआ है। के बी एम का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को भी एक्सपांड कर सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर। अब बताइए हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें तो एमबी में इंटरेस्ट है। तो एमबी इज इक्वल्स टू केबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी। तो बताइए क्या आप ये इतना बड़ा वाला फॉर्मूला याद करोगे, नहीं, आप सिर्फ इसको याद करो और इसको एग्जाम में डिराइव कर देना। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ, क्योंकि फ्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। और वहां पे क्या लिखोगे, उल्टा हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ आ जाएगा। यहाँ पे केबी के बदले क्या आएगा, के एफ। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये वहां पे क्या हो जाएगा, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक के बदले हो जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बी के बदले एफ लिख देना है, सिंपल। सो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, राइट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक बार जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है सेम चीज आप ट्राई करके देखिए, देखो आपको ऐसा फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। क्लियर। सो गाइस लास्ट अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉपी दिस। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके पहले ऑस्मोसिस क्या है समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ता है, राइट। देखते हैं क्या है वो। नाउ लेट्स से एक रिजर्वॉयर है, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट ज्यादा है। सो दिस इज, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स पास होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कौन कहां ट्रैवल करेगा, इस तरीके से ट्रैवल करेगा कि दोनों साइड इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, मतलब दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। तो क्या होगा, अगर सपोज यहां से सॉल्वेंट मूव किया तो यहां पे तो पूरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो जाएगा और यहाँ पे पूरा सोल्यूट सोल्यूट हो जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। तो सॉल्वेंट जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ट्रैवल करेगा और उसको डाइल्यूट करेगा, तो डाइल्यूट डाइल्यूट सेम हो गया ना।
तो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर में जाता है। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, बट यहां पे ध्यान रखिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है गाइस? कुछ लोगों को लगता है जो सेमी परमिएबल पे मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर आ रहा है, नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हम जो एक्सटर्नल मैकेनिकली जो प्रेशर अप्लाई करते हैं सो दैट ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है ये स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। So what is osmotic pressure? It is the external mechanical pressure applied to stop the osmosis. Clear? Reverse osmosis क्या है? आपने water purifying system में RO सुना होगा। तो RO क्या है? हम इतना प्रेशर यहां से अप्लाई करेंगे कि पूरा सॉल्वेंट ये साइड आ जाएगा और पूरा सॉल्यूट जो कचरा है वो साइड हो जाएगा। मतलब हम उल्टा कर रहे हैं ऑस्मोसिस का, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई? चलो अभी कुछ टर्म्स को यहां पे हम समझते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, लेट्स से एक रिजर्वॉयर है अगेन, उसके अंदर हम मेदू वड़े जैसा दिखने वाला एक सेल डाल देते हैं, दैट इज आरबीसी। तो बाहर जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, मतलब बाहर का और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो कोई भी कहां पे मूव नहीं करेगा, सो इट विल बी एज इट इज। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें, मतलब बाहर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। तो वाटर कहां से कहां मूव होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आरबीसी के अंदर पूरा पानी भर जाएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हेमोलाइसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं हेमोलाइसिस। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक के बारे में। हाइपरटोनिक में क्या होता है? बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, तो अंदर लोअर हो गया, तो अंदर से बाहर पानी जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पे सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर गाइस? अब लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन कर लेते हैं। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT, बट ये तो गैस के लिए होता है। सोल्यूशन के लिए P के बदले क्या ले लेंगे? पाई ले लेंगे। पाई वो 22/7 वाला नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं। तो पाई V इज इक्वल्स टू nRT, या पाई इज इक्वल्स टू n/VRT, जिसको आप लिख सकते हो पाई इज इक्वल्स टू CRT, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है गाइस? So this is all about osmotic pressure and osmosis. इसके बाद एक लास्ट चीज बची हुई है वैन हॉफ फैक्टर। उसमें भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, बट आफ्टर दिस वीडियो बहुत इजी होने वाला है वैन हॉफ फैक्टर आपके लिए, तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। ऑलराइट गाइस, लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वैन हॉफ फैक्टर आई। याद करिए स्टेट्स ऑफ मैटर में जब आइडियल कंडीशंस नहीं थे, मतलब नॉन आइडियल या रियल गैसेस के लिए हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। यहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या ला रहे हैं? वैन हॉफ फैक्टर I। देखो राउल्ट्स ने क्या किया था? एकदम सेफर गेम खेला था। उसने क्या यूज किया था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोशिएट होते हैं, बट दुनिया में इलेक्ट्रोलाइट भी तो है ना। तो क्या हो सकता है? लेट्स से एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। So, जब एसोसिएशन होता है तो वैन हॉफ फैक्टर I इज लेस देन 1। अब ये कैसे हुआ? CH3COH एसिटिक एसिड ले लेते हैं, किसके अंदर? बेंजीन। 2 टाइम्स ले लेते हैं इसको। तो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं, दे फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो देखो आपने स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल डाले? 2। बाद में कितना मॉलिक्यूल हो गया? 1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गया ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। क्लियर? यहां पे एक मॉलिक्यूल का मोलार मास कितना है एसिटिक एसिड का? 60 होता है, कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं पता तो। यहां पे एक मॉलिक्यूल का मोलार मास कितना है? 120, क्योंकि कंबाइन कर गया ना, तो मोलार मास तो इंक्रीज हो गया ना। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलार मास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सर आपने बोला वैन हॉफ फैक्टर इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या? देखो फॉर्मूला क्या है? वैन हॉफ फैक्टर I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड, आपने क्या देखा? कितने पार्टिकल है? 1।
थ्योरेटिकल आपके हिसाब से आपने कितना पार्टिकल डाला? 2, तो हो गया ना लेस देन 1। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू मोलार मास, कौन सा मोलार मास? थ्योरेटिकल मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो थ्योरेटिकल मोलार मास कितना है? 60, और ऑब्जर्व्ड कितना है? 120। तो 60 डिवाइडेड बाय 120, सेम चीज आ गया। अब आप बात करेंगे डिसोसिएशन के बारे में। KCl अगर डिसोशिएट होता है तो K प्लस प्लस Cl माइनस मिलता है। तो ऑब्जर्व्ड कितना है? 2 पार्टिकल्स, बट थ्योरेटिकल कितना है? 1। तो 2 by 1, I is greater than 1। सिंपल गाइस। सो गाइस दिस इज वैन टॉप फैक्टर। अगर हम 100% डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन कंसिडर करते हैं लेट्स से, तो बताइए NaCl के लिए वैन टॉप फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? NaCl डिसोशिएट होके 2 पार्टिकल देता है, तो इसमें आंसर आएगा 2। CaCl2 डिसोशिएट होके कितने पार्टिकल देगा? 3, तो उसका वैन टॉप फैक्टर का वैल्यू 3 हो गया। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, इसको डालेंगे तो ये डाइमर बना देता है, तो डाइमर बना दे तो पार्टिकल्स तो आधे हो गए ना, तो इसका वैन टॉप फैक्टर हाफ होगा। ट्राइमर अगर बनाता है तो 1/3। अच्छा मुझे बताइए ग्लूकोज के लिए व्हाट इज द वैन टॉप फैक्टर? 1, क्योंकि जितना पार्टिकल डालोगे उतना ही रहेगा, क्योंकि ना ये एसोसिएट करता ना ये डिसोशिएट करता है। सेम विद यूरिया, ना ये एसोसिएट करता है ना ये डिसोशिएट करता है। ओके, वैन टॉप फैक्टर राउल्ट्स लॉ ने पहले यही यूज किया था ग्लूकोज एंड यूरिया जैसे मॉलिक्यूल जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। गाइस लास्ट में एक रिलेशन आप करना अल्फा एंड आई का, जिसमें अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 एंड N - 1 या X - 1। ओके, व्हाट इज X? अगर NaCl है तो उसके लिए X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। CaCl2 है तो उसके लिए X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? ये तो है डिसोसिएशन के लिए, बट अगर एसोसिएशन के लिए आया तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 1/N - 1। अगर डाइमराइज हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा, ट्राइमराइज हो रहा है तो 1/3। तो इसका डेरिवेशन आप करके जाइएगा। ऑलराइट, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे एंड दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू अ लॉट।